दोस्तों, एक लड़का कुछ बनने का सपना लेकर घर से दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंच तो जाता है, लेकिन दोस्तों वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कमरा ढूंढने की। कमरा नहीं मिलता है। अपने दोस्त से कहता है, यार कहीं कमरा मिल जाए तो कमरा दिलवा दे, मुझे पढ़ाई करनी है। उसका दोस्त उस रात तो उसे रुका लेता है, लेकिन सवेरे कमरा की खोज के लिए उसका दोस्त और वो लड़का निकल पड़ता है। चारों तरफ खोजते हैं लेकिन कमरा नहीं मिलता। लेकिन एक जगह पीजी लिखा होता है, पीजी में खाना भी मिलता है और जो पैसा तय हो जाता है वो देना पड़ता है। रुकना खाना सब कुछ फ्री होता है। उसी में जो आप पैसे तय हो जाते हैं, उस पीजी की बेल बजाता है तो उसमें से एक महिला निकल के आती है। महिला की उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष होती है। वो महिला विधवा होती है। महिला पूछती है, कहिए कैसे आना हुआ? तो वो लड़के कहते हैं कि हमारा ये बंदा है, हमारा दोस्त है, यहाँ रुक कर पढ़ाई करना चाहता है, इसे क्या कमरा मिल जाएगा? बोले कमरा मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त होगी, जो हम कहेंगे हमारे मन मुताबिक हमारे कहे अनुसार ही ये काम करेंगे। तो लड़का कहता है, कोई बात नहीं, आप जो कहोगी हम वही करेंगे। महिला कहती है, रुपए 4,000 आपसे लिए जाएंगे। 4,000 में अगर आपकी सेटल होती है, आपको खाना 2 टाइम मिलेगा, खाना के बाद आपको रुकना रहना नहाना सब कुछ मिल जाएगा। लड़का हाँ कर देता है। हाँ करने के बाद और महिला ने जो शर्त रखी, उस शर्त पर वो लड़का रुक जाता है। रुकने के बाद और महिला उसके साथ जो भी करवाती है, जो कुछ करती है, आप इस कहानी के द्वारा सुनेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोनों की, बड़ा ही दिल को झकझोर देने वाली कहानी है दोस्तों। चलिए ज्यादा समय न गंवाते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं। बस आपसे एक ही निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला है अलीगढ़। अलीगढ़ का ही लड़का, जिस लड़के का नाम था सुमित, सुमित के पिता का नाम था रामकिशन। ये खेती किसानी किया करते थे और खेती किसानी के करते चलते हुआ ये कि जब ये सुमित 2.5 वर्ष का था, तब अचानक इनके सर्प के काटने की मौत हो जाती है और उनकी मां अकेली ममता रह जाती है। ममता ने अपने बच्चे सुमित को पाल पड़ोस के जैसे भी मेहनत मजदूरी करके उसे बड़ा कर लिया। सुमित ने सोचा कि मेरी माँ ने मुझे इतना सहयोग किया है, माँ ने मेरे साथ जो कुछ किया है वो शायद कोई कर नहीं सकता है। उसने विचार किया, माँ तुम मुझे आज्ञा दे दो तो मैं पढ़ाई के दौर दिल्ली चला जाऊं। मेरा सपना यह है कि मैं कुछ बन करके दिखाऊं, कुछ अधिकारी सरकारी नौकरी के सिलसिले से मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। तो उसकी माँ जो थी ममता कहती है, बेटा ऐसा कुछ मत करना, जो सब कुछ हमने इतना बड़ा तुम्हें किया है पाल पोस कर, सब पर धूल फेर दो। तुम लौट के भी ना आओ, बूढ़ी माँ की तरफ भी मत देखना, क्योंकि वहां लड़कियां फंसा लेती हैं लड़कों को, मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगी। लेकिन सुमित कहता है, माँ मैं तुम्हारे सर की कसम खाता हूं, मैं मरते दम तक किसी को अपना नहीं सकता, तुम्हारे अलावा माँ से बढ़कर कुछ होता नहीं है। माँ भी रोने लगती है, बेटा भी रोने लगता है। माँ जो मेहनत करती थी, मेहनत करने के बाद कुछ लड़के ने भी मेहनत की थी, 4-6 हजार रुपए पड़े थे अपने बच्चे की, जेब में डालती है और कहती, बेटा जाओ, तुम जाओ, मेरी कामना है तुम हमेशा सफल होकर के आओगे। विधवा माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और सुमित माँ के पैर छूकर दिल्ली पढ़ाई करने चला जाता है। दिल्ली जाकर के और वो दाखिला भी ले लेता है, लेकिन अपने दोस्त से फोन करता है कि दोस्त, जो पंकज था, कहीं कमरा नहीं मिल रहा है। तो उसका दोस्त कहता है कि आज मेरे रूम पर आ जा, कल कमरा खोज लिया जाएगा और आपकी व्यवस्था हो जाएगी। वो लड़का वहां चला जाता है। पहले से उसके पास पंकज के 4-5 लड़के थे, क्योंकि 4-5 से ज्यादा लोग रुकने नहीं देते हैं और पढ़ाई करने वाला बच्चा तो एकांत चाहता है हमेशा। सवेरे दोनों उठते हैं, पंकज और सुमित निकल जाते हैं सेक्टर में, और जाने के बाद दिल्ली में जार बार जब देखते हैं तो कहीं कमरा नहीं मिलता है। कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है। तो उनकी नजर पड़ती है एक पीजी लिखा हुआ। पीजी एक होटल होता है जिसमें खाना भी मुफ्त में मिलता है, जो पैसा तय हो जाता है, और रहना भी उसी में, नहाना भी, सब कुछ लाइट लूट सब मिलती है। तो उस पर रेट लिखा हुआ था कि 1 मंथ का 6,000 रुपए, सुबह नाश्ता, 2 टाइम खाना और रहने के लिए पूरी व्यवस्था।
तो सुमित चला जाता है, उसका दोस्त पंकज वहां बेल बजाता है तो एक महिला निकल के आती है जो जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल होती है। वो महिला विधवा होती है। उस महिला को देखता है और महिला पूछती है, कहिए कैसे आना हुआ, क्यों बेल बजाई, क्या कारण है? तो सुमित कहता है कि मैं रुकना चाहता हूं, हमें कमरा मिल जाएगा। वो कहती है कितने लोग रुकोगे? वो कहता है कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, अकेला रुकूंगा, ये मेरा दोस्त का तो कमरा है। महिला कहती है हाँ रुक जाओ, रुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे महीने का खर्चा 6,000 रुपए का होगा। सुबह नाश्ता मिलेगा, 2 बजे खाना मिलेगा, शाम को 8 बजे खाना मिलेगा। रहने के लिए आपको बिस्तर सब कुछ है और कपड़े, वॉशिंग मशीन सब कुछ आपका रेडी, रुपए 6,000। सुमित कहता है कि माँ जी कुछ ज्यादा पैसे हैं, मैं गरीब हूँ, पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। आप ऐसा करो, मुझसे 4,000 रुपए ले लो, मेरी मदद कर दो, शायद आप ही मेरे लिए भगवान बन जाओ, मेरे ऊपर साया मेरे पिता का नहीं है। जब वो ये बात विधवा महिला सुनती है तो उसके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि वो विधवा होती है। वो कहता है कि मेरी माँ आपकी ही तरह विधवा है। तो वो महिला कह देती है, इसका नैना नाम होता है, नैना देवी कहती है कि बेटा आप चिंता मत करो, तुम्हारे पास जो भी हो वो देना, आपको खाना भी हम तुम्हें देंगे, आप केवल जो बिजली वगैरह का खर्चा आता है वो हम आपको केवल लेंगे। लेकिन लड़का कहता है मां नहीं, मैं 4,000 रुपए आपको दूंगा, एहसान बहुत बड़ी चीज होती है। जब ये बात कहती है तो बात सेटल हो जाती है। लड़का उसे 2,000 रुपए निकाल के दे देता है और कहता है कि मैं अपनी जो सौदा है, बैग वगैरह है, जो कुछ है, सामान लेके आता हूँ। वो लड़का जो था चला जाता है, अपना सामान ले आता है और उस पीजनी जो कमरा उस महिला ने बताया था उसमें सेटल कर देता है और रुक जाता है। रुकने के बाद जब टाइम से खाना मिलता था, वहां एक महिला खाना बनाया करती थी और भी 2-4 लड़के रुके थे, अलग अलग साइड से अपना अपना काम कर रहे थे, जो आता था जाता था। लेकिन दोस्तों वो लड़का पढ़ाई लिखाई करता रहता है, लेकिन एक हफ्ता गुजर जाता है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। एक दिन महिला सोचती है चलो देखते हैं, वो लड़का पढ़ाई करने वाला था, उसको क्या कर रहा है क्या नहीं। तो वो जाता, महिला थी उसके पास चली जाती है। जाने के बाद उसे गेट खटखटाती तो लड़का कुंडी खोलता है, कहता कहिए माँ जी कैसे आना हुआ? बोले बेटा हमने पहले दिन तुम्हें देखा, शायद आप कहीं चले न गए हो, आप कैसे हो क्या हो? तो वो पूरी बात बताता है। लेकिन इंतफाक से थोड़ी देर के बाद उसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल होती है, वो आ जाती है, जिसका नाम था रेखा। रेखा कहती माँ जी आप यहाँ कहाँ बैठी हो? तो वो कहती है कि नैना देवी बेटा मेरी बेटी भी कुछ पढ़ाई कर रही है, मुझे तो नहीं मालूम है, आप भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ अगर ऐसा हो जाए तो आप भी इसे बता दिया करना। तो वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, मैं भी इनसे पूछ लिया करूंगी। दोस्तों नतीजा यहाँ तक होता है कि लड़का भी पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद कुछ समय यूं ही गुजरता रहता है। गुजरने के बाद एग्जाम जब होता है, जिसमें पढ़ाई कर रहा था उसने, जिसमें नौकरी लगनी चाहती थी, उसमें जब वो एग्जाम के पेपर देता है तो 1 नंबर से पीछे रह जाता है। पीछे रहने के बाद वो हताश हो जाता है और उस महिला से, नैना देवी से कहता है कि माँ जी मैं 1 नंबर से पीछे हो गया हूँ, अब मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है जो मैं पढ़ाई लिखाई करके और इस काम को संभाल लूं, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम्हारा जो भी पैसा है अपना पैसा बता दीजिए, आपका पैसा मैं दे दूंगा। अब मेरे बस की बात नहीं, मेरी माँ विधवा है, दूसरे के खेतों में काम करती है और मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन नैना देवी उस बच्चे को बैठाती है, बैठाने के बाद समझाती है बेटा तुम ऐसी हिम्मत मत हारो, तुम दोबारा कोशिश करो और पढ़ाई करो, मैं तुमसे ना ही तो रहने का किराया लूंगी ना ही खाने के पैसे लूंगी, केवल आप रुके रहो, डटे रहो, आपको परिश्रम करने की जरूरत है, टूटने की जरूरत नहीं, हिम्मत का सहारा बांधिएगा। वो लड़का को हिम्मत वो महिला देती है और उसे 5,000 रुपए और देती है, कहती है कि दोबारा फिर आप कोचिंग कीजिए, आप फिर पढ़ाई कीजिए, हो सकता है कि न जाने ईश्वर का क्या होना है, क्या मंजूर है, मेरी भी बेटी पढ़ रही है। दोस्तों वो लड़का रुक जाता है, लेकिन अपनी माँ को कोई बात नहीं बताता कि मैं 1 नंबर से पीछे रहा हूं। इसके बाद दोस्तों 2-3 महीना के बाद जब वो पढ़ाई कर लेता है
तो एक जॉब निकलती है, अच्छी खासी जॉब निकलती है, उसमें वो फॉर्म अप्लाई कर देता है। अप्लाई करने के बाद जब एग्जाम देता है, एग्जाम देने के बाद उसमें वो पास हो जाता है। जो लोग आरटीओ का काम करते हैं, आरटीओ में उसने फॉर्म डाला था, वो आरटीओ बन जाता है। सिलेक्शन आ जाता है, उसका कॉल आ जाता है। कॉल आने के बाद और वो अपनी माँ को फोन करता है कि माँ, मैं आरटीओ बन चुका हूं और मैं 2 महीने के बाद घर पे जरूर आऊंगा। इधर जब वो लड़का पढ़ लिख कर आरटीओ बन जाता है तो उस विधवा महिला से कहता है कि माँ, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। उसके पैर छूता है, पैर छूने के बाद शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि माँ, आपके पीछे आपने ही मेरा सब कुछ किया, मैं आज आरटीओ बन चुका हूँ। वो महिला जो होती है उसे आशीर्वाद देती, कहती है कि बेटा, उस दिन अगर आप टूट जाते तो शायद ये सब नहीं होता। उसके बाद लड़का कहता है कि माँ, आप चिंता मत करो, जब कभी तुम्हें मेरी याद आए या कोई परेशानी हो तो मेरा नंबर लिख लो और तुम मुझसे बात कर लिया करना। लड़का इतनी कह करके पहले अपने घर जाता है, अपनी माँ के पैर छूता है आशीर्वाद लेने के बाद, और उसका सिलेक्शन वही गाजियाबाद में हो जाता है। गाजियाबाद में आरटीओ बन जाता है। आरटीओ बनने के बाद दोस्तों इतना व्यस्त हो जाता है वो लड़का सुमित, कि जिस विधवा ने उसे सहारा दिया था, पैसा दिया था, पढ़ाई लिखाई करने का मौका दिया था, उसे बिल्कुल भूल जाता है। 3 साल हो जाते हैं। 3 सालों के अंदर उसकी जो थी अच्छी खासी सैलरी हो जाती, अच्छी खासी नौकरी हो जाती है, सब कुछ अच्छा खासा हो जाता है। और इसी के बीच चलते उसकी शादी भी हो जाती है दिल्ली से। लेकिन उस नैना देवी को बिल्कुल भूला था, अपनी माँ को तो रखता था, लेकिन जिसने आगे बढ़ाया, कामयाब किया, उसे भुला दिया। शादी होने के 6 महीने के बाद उसकी पत्नी जो थी, कल्पना नाम था, वो चरित्रहीन थी दोस्तों। वो उसे छोड़ देती है, डिवोर्स लेकर के वो दूसरे के साथ चली जाती है। अब सुमित जैसा था वैसा का वैसा ही रह जाता है, टूट जाता है। 3 साल के बाद उसे एक दिन ऑफिस में बैठा हुआ, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो उसने अपने मोबाइल नंबर में नंबर ट्रेस करने देखे। नंबर जब देखता है तो उसमें नैना देवी का नंबर आ जाता है। एन पर उसने किसी का नंबर निकाला था तो नैना देवी का नंबर आ जाता है। उसे याद आती है, याद आने के बाद वो तुरंत ही उस पर कॉल लगाता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। फोन स्विच ऑफ आता है, 2 3 4 दिन हो जाते हैं, बराबर ट्राई करता है, लेकिन उसे चैन नहीं पड़ता है कि अब मैं जरूर उससे मिलने जाऊंगा। तो अकेला ही जाता है, अपनी गाड़ी लेता है, उसका ड्राइवर साथ होता है। तो जहां रहा था पीजी में, वहां पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वहां क्या देखता है कि वहां पीजी में पूछता है कि जहां नैना देवी थी वो कहाँ है। तो वहां के लोग कहते हैं कि नैना देवी को तो लगभग 1 साल हो गया, पता नहीं कहाँ चली गई हैं, क्या हुआ है, उनका कोई अता पता नहीं, कहाँ रहती हैं मुझे नहीं मालूम, किस हाल में थी। बोले उनकी बेटी उनके ही साथ है, क्या हुआ है मुझे नहीं मालूम। अब वो बेचारा हताश होकर चला आता है, लेकिन रोजाना यही सोचता था कि हे भगवान, कब ऐसा मौका मिलेगा जो नैना देवी से हमारी भेंट हो जाएगी। दोस्तों, कुछ समय के बाद कहते हैं कि भगवान को जो मंजूर होता है वही होना होता है और कुछ नहीं। नैना देवी अपनी बेटी को लेकर जैसे तैसे गुजर कर रही थी, जैसे भी जहां कुछ मेहनत मजदूरी करके वो वैष्णो देवी के दर्शन करने जाती हैं। इधर वो लड़का भी, सुमित, अपने एक ड्राइवर और दोस्त को लेकर वहीं वो जाता है। जाता लौट करके जब उतर रहा था तो क्या देखता है कि सीढ़ियों के पास में एक ब्रेंच पड़ी होती है। उस ब्रेंच पर नैना देवी और उसकी बेटी रेखा बैठी हुई है। कुछ ऐसे ही हल्के कपड़े हैं, कम कीमत वाली साड़ी है, कम पैसों वाला सूट है, वो बेटी पहने हैं। जैसे ही वो सुमित उसे देखता है, जहां वो रहा है 2 साल तक, 1 साल तक, तो उसे पहचान ठीक हो गई। जैसे उसे नजर डाली, भाग करके पहुंचता है और कहता है माँ आप, उसके पैर छूता है। छूने के बाद नैना देवी उसे फटी फटी आंखों से देखती है और उसे गले लगा लेती है। कहती है कि बेटा ये आप, बोले आप बताइए माँ, आपका हाल क्या हुआ, मैं तो वहां पीजी पर गया था, सब क्या हुआ। तब वो कहती है बेटा, ये मौका बात करने का ज्यादा समय नहीं, कहीं चलो एकांत में, आपको हम बताएंगे।
वो लड़का कहता है एकांत की बात तो बाद की है, चलिए वहां नीचे गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी में बैठते हैं, अपनी खुद की गाड़ी है, मेरी जॉब लग चुकी है, तुम्हें मालूम है। दोस्तों जब उसे ले जाता है, जो महिला बताती है कि कुछ ऐसा हुआ था कि वहां कुछ ऐसे लुच्चे लफंगे आ गए थे, हमारा जो एक मेरे पति का भाई था, उसने सारा कुछ धोखे से मेरी पीजी, मेरा मकान, मेरा हाल सब कुछ अपने नाम करवा लिया धोखा दे करके, और मुझे नहीं मालूम था, और धक्के मार के मेरी बेटी शादी लायक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे पास कुछ नहीं रहा, अब जैसे भी मेहनत मजदूरी कर लेते हैं माँ बेटी वो खा लेते हैं, और मेरी झोंकी है उस झोंकी में निवास करते हैं। दोस्तों जब बात वो सुमित कहता है तो उसके आंसू निकल पड़ते हैं, और वो महिला नैना देवी कहती है कि बेटा अब मेरी बेटी को कोई अपना नहीं सकता, कौन अपनाएगा, क्योंकि इसकी बेइज्जती इसके चाचा ने गुंडों को लेकर के की थी, तो मैं अपनी बेटी इसके साथ जिंदगी ऐसे ही गुजार रहे हैं। जब ये बात सुमित सुनता है तो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मां, आज से आप चिंता मत करो, तुम मेरी मां की बराबर हो, शादी की बात कोई नहीं अपनाना चाहता, तो अगर आपकी बेटी की मर्जी है रेखा की, तो मैं अपनी अर्धांगिनी इसे बना सकता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारी बेटी का स्वभाव पहले भी ठीक था, अब भी ठीक था, पढ़ी लिखी है। दोस्तों जब ये बात नैना देवी सुनती है तो उसकी तरफ फटी फटी आंखों से देखने लगती है। दोस्तों वो लड़का कहीं न जाकर वहीं मंदिर होता है साधु संतों के बीच में, और उस लड़की के साथ फेरे ले लेता है। फेरे लेने के बाद उसे अपनी अर्धांगिनी बनाता है, फुल रीति रिवाजी से शादी करता है। शादी करने के बाद उसे कार में बैठाता है, अपनी पत्नी को रेखा को कार में बैठाता है, और नैना देवी को कार में बैठाता है, अपने घर ले जाता है जहां उसका बंगला बना हुआ था। बंगला में जब उसकी माँ पूछती है तो माँ को सारी बात पहले बता दी थी, फिर भी उसने बताई थी, तो माँ उसे पाकर बड़ा खुश होती है, कहती है बेटा तुमने सब कुछ किया, यही तो एक सभ्यता होती है, यही एक संस्कार होता है, तुमने आज हमारा नाम रोशन किया है। दोस्तों नैना देवी और उसकी सुमित की माँ एक दूसरे के गले लगती हैं और दोनों बहनों की तरह रहने लगती हैं, और रेखा और सुमित पति पत्नी बनकर के रहने लगते हैं, जिंदगी को कायम करते हैं, आज भी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। दोस्तों कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, सुमित ने कैसा किया, नेक काम किया, कैसा करना चाहिए, आपके हाथ में है, आपकी राय देना, और इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। समाज में कुरीतियां फैल रही हैं। दोस्तों ये कहानी एक ऐसी मोटिवेशनल है जो एक दूसरे को हमेशा भांपने की कोशिश करती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे के वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।